इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। क्लास 12 सेकेंड एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था। उस अध्याय से संबंधित काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हैलोएल्केन क्या होते हैं, हैलोएरीन क्या होते हैं, हैलोएल्केन के प्रिपरेशन मेथड की क्या बातें होती हैं, एरीन के प्रिपरेशन मेथड की क्या बात होती है। इन सब से संबंधित तमाम बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। देन हम लोगों ने जानकारी जो लेना शुरू किया, हैलोएरीन के नाम पे काफ़ी कुछ बातें समाप्त हुई और ने इसके पिछली वाली वीडियो में ही हम लोगों ने पेज के बीच में पॉलीहैलोजन यौगिक के बारे में हेडिंग लिख दिए थे। पेज के बीच में हम लोगों ने लिखा था पॉलीहैलोजन यौगिक। आज उसी से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना है कि पॉलीहैलोजन यौगिक क्या होते हैं और उस पॉलीहैलोजन यौगिक पे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इन्हीं सब के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। इसके अलावा अध्याय की बातें लगभग समाप्त हो चुकी है, थोड़े से ही पार्ट की इसमें बातें और है। क्लास 12 सेकेंड एनसीईआरटी का ये सबसे लंबा अध्याय था। अब जो भी होंगे इससे तो थोड़ा कम ही होंगे, आप ही मान के चलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक पेज के बीच में पॉलीहैलोजन यौगिक नहीं लिखा है, वो लोग लिखेंगे पेज के बीच में पॉलीहैलोजन यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि पॉलीहैलोजन यौगिक कहते किसे हैं। तो पॉलीहैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? एक से अधिक जब क्या होते हैं, एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक, एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक ही क्या कहलाते हैं? पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। और ये जो पॉलीहैलोजन यौगिक होते हैं, इसमें हम लोग कई कंपाउंड पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। फिर पॉइंट बना करके लिखना शुरू करिए। एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक, एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक, हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः पॉलीहैलोजन यौगिक, सामान्यतः पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं, पॉलीहैलोजन यौगिक कहलाते हैं। फिर पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिए। औद्योगिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पॉलीहैलोजन व्युत्पन्न निम्न हैं। तो पॉलीहैलोजन यौगिक क्या होते हैं कि एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीहैलोजन यौगिक कहते हैं। कुछ पॉलीहैलोजन यौगिक के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। तो निम्न जो है उसमें सबसे पहले हम लोग को जानकारी लेना है डाइक्लोरोमेथेन के बारे में, जिसके लिए आप लोग पेज के बीच में ही क्या इसका एक पहला जो कंपाउंड है लिखिएगा डाइक्लोरो, पेज के बीच में ही लिख दिए डाइक्लोरोमेथेन, या इसी को क्या कहते हैं? मेथिलीन क्लोराइड, इसका
फार्मूला होता है CH2Cl2, मेथिलीन क्लोराइड। फार्मूला होता है CH2Cl2, CH2Cl2। अब इसी के प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब से संबंधित हम लोगों को जानकारी लेना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आप लोग कैपिटल A नंबर की हेडिंग लिखिए, विरेचन की विधि। कैपिटल A नंबर की हेडिंग लिखना है, विरेचन की विधि, प्रिपरेशन मेथड। कैपिटल A नंबर की हेडिंग है, विरेचन की विधि, प्रिपरेशन मेथड, विरेचन की विधि, प्रिपरेशन मेथड। और इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना है, नंबर 1 की हेडिंग, क्लोरोफॉर्म के अपचयन से। नंबर 1 की हेडिंग लिखना है, क्लोरोफॉर्म के अपचयन से, क्लोरोफॉर्म के अपचयन से। इसके अंतर्गत रिडक्शन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, इसके अंतर्गत लिखिए, क्लोरोफॉर्म का जिंक, क्लोरोफॉर्म का जिंक व तनु HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में अपचयन करने पर, डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में हम लोग कर रहे हैं, जिंक प्लस HCl, तो किसका फॉर्मेशन होता है, डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन होता है, प्लस साथ में क्या चला जाएगा, HCl, प्लस साथ में क्या जाएगा, HCl जाएगा। दर्शा दीजिए इसे। कैपिटल B नंबर की हेडिंग लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, यह मीठी गंध वाला रंगहीन, मीठी गंध वाला रंगहीन व वाष्पशील द्रव होता है। रंगहीन व वाष्पशील द्रव होता है। कैपिटल C नंबर की हेडिंग लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल C नंबर की हेडिंग लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, जलीय NaOH, जलीय NaOH से क्रिया, जलीय NaOH से क्रिया, रिएक्शन विद एक्वस NaOH। नंबर 1 की हेडिंग है, रिएक्शन विद एक्वस NaOH। इसके अंतर्गत लिखिए, यह जलीय कास्टिक क्षारों से क्रिया करके, यह जलीय कास्टिक क्षारों से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है।
से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। ये देखिए CH को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 2 H है इस कार्बन से और इसी से क्या लगे पड़े हैं, 2 Cl लगा पड़ा है। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं, NaOH के साथ करवा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, OH क्या करेगा, दोनों Cl को रिप्लेस कर देगा, या यूं कहूं कि Na आएगा Cl को लेके जाएगा, तो क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल से NaCl निकल जाएंगे और जो जाके जुड़ जाएगा कार्बन से वो क्या जुड़ेगा, OH जाके जुड़ जाएगा। दूसरी बातें सुनिए, जब क्या होते हैं, किसी एक कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो कार्बन कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। जब कभी भी कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो कार्बन हाईली अनस्टेबल होता है, अर्थात यहाँ से पानी निकल जाएगा तो बचेगा क्या, कीटोन के फॉर्म में बच जाएगा। तो इसमें देखिए होगा क्या है, यहाँ से OH यहाँ से H, तो क्या चले गए H2O, बचा क्या यहाँ से ये H और ये ऑक्सीजन, तो यानी कि ये देखिए C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड बन गए, क्या बन गए, एल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। ये रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। बस ये छोटे छोटे कंपाउंड चैप्टर में मुख्य रूप से बातें हम लोग कर चुके हैं। इसमें कभी चलते चलते एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन आएगी केवल हैलोफॉर्म, वही ध्यान देना होगा, ये सब अभी उतने मतलब के नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा उपयोग। नेक्स्ट हेडिंग है उपयोग। उपयोग में नंबर 1, उपयोग नंबर 1 है, देखिए इसमें होता क्या है, इसका क्वथनांक और इसकी ज्वलनशीलता दोनों ही कैसी होती है, कम होती है। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, खाद्य तथा दवाइयों में विलायक के रूप में। इसका क्वथनांक, किसका क्वथनांक, मेथिलीन डाइक्लोराइड का, या मेथिलीन क्लोराइड या डाइक्लोरोमेथिन कहें, इसका क्वथनांक और इसकी ज्वलनशीलता काफी कम होती है। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, खाद्य तथा दवाइयों में विलायक के रूप में। तो सबसे पहला उपयोग हम लोगों का यही होगा। नंबर 1 लिखिएगा, निम्न क्वथनांक, निम्न क्वथनांक तथा निम्न ज्वलनशीलता के कारण, निम्न क्वथनांक तथा निम्न ज्वलनशीलता के कारण इसका उपयोग खाद्य तथा दवाइयों में विलायक के रूप में, खाद्य तथा दवाइयों में विलायक के रूप में किया जाता है। अब दूसरा बात सुनिए, इसका उपयोग और कहाँ करते हैं, धातु की सफाई, इसके अलावा जो फिनिशिंग विलायक होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिखिएगा नंबर 2, धातु की सफाई, धातु की सफाई एवं फिनिशिंग विलायक के रूप में। नंबर 3, अब नंबर 3 बातें सुनिए, यदि क्या होते हैं, मनुष्य एथिलीन क्लोराइड के संपर्क में आ जाता है, यदि मनुष्य किसके संपर्क में आ जाए, एथिलीन क्लोराइड के संपर्क, मेथिलीन क्लोराइड के, यदि कहा मनुष्य किसके संपर्क में आ जाता है, CH2Cl2 यानी कि मेथिलीन क्लोराइड के संपर्क में आ जाता है, तो उसकी त्वचा पर क्या होता है, जलन होने लगती है, साथ ही साथ हल्का लालपन आ जाता है। तो नंबर 3 लिखिए, काफी खतरनाक, मनुष्यों में इसके प्रभाव से त्वचा पर तीव्र जलन तथा हल्का
लालपन आ जाता है, हल्का लालपन आ जाता है, लालपन आ जाता है। इसके अलावा भी ये और खतरनाक कैसे होते हैं, आई की जो कार्निया होती है, आई में जैसे कई पार्ट होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, जैसे कार्निया वाला पार्ट होता है, तो आई की जो कार्निया होती है यह मेथिलीन डाइक्लोराइड उसे जला देता है। बस समझिए कितने खतरनाक होते हैं। ये जो मेथिलीन डाइक्लोराइड होती है, आई की कार्निया जो होती है उसे जला देती है। इसके अलावा भी ये केंद्रीय, एक और बात जानिएगा कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इसके लिए भी कैसा होता है, हानिकारक होता है। ब्रेन का पार्ट होता है सीएनएस, इसके लिए भी ये कैसे होते हैं, काफी हानिकारक होते हैं। सीएनएस मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ब्रेन का एक्टिव पार्ट होता है। पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिए, यह आंखों की कार्निया को, यह आंखों की कार्निया को जला सकता है, आंखों की कार्निया को जला सकता है। नंबर 4 अब लिखिएगा, मेथिलीन डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए, मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक होता है, के लिए हानिकारक होता है। अब बात सुनिए, यदि मेथिलीन डाइक्लोराइड वायु में किसी भी तरीके से वायु में मिल जाए, बस मेथिलीन क्लोराइड जो है ये किसी भी तरीके से वायु में आ जाए, जिस वायु में या जिस जगह पे, सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हूँ ना इस रूम में ला करके कोई मेथिलीन डाइक्लोराइड छोड़ दे, इस रूम में ला करके कोई मेथिलीन क्लोराइड फेंक करके या गैस उसकी छोड़ के चला जाए, तो होगा क्या, हमारी सूंघने की और देखने की जो क्षमता है इसमें छीड़ता आ जाएगी। बस समझ रहे हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ इस समय इस रूम में हूँ, इस रूम में क्या हुआ, बाहर से कोई आया और मेथिलीन क्लोराइड इसमें छोड़ के चला गया, तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, हमारे सूंघने की और देखने की जो क्षमता है उसमें छीड़ता आ जाएगी। काफी खतरनाक है। संपर्क में अगर इसके थोड़ा बहुत भी आ जाते हैं तो जलन हो जाती है। इसके अलावा भी क्या करते हैं, कार्निया को जला देता है, सीएनएस को क्या कर देता है, हानिकारक इफेक्ट डालता है। साथ ही साथ वायु में मिल जाए और आप उसके संपर्क में आ जाए तो सूंघने और देखने की क्षमता भी क्या होती है, प्रभावित तो हो जाती है। नंबर 5 लिखिएगा, नंबर 5, वायु में इसकी थोड़ी मात्रा के, वायु में इसकी थोड़ी मात्रा के संपर्क में आने पर श्रवण एवं दृश्य क्षमता में आंशिक छीड़ता आ जाती है, आंशिक छीड़ता आ जाती है। इसके अलावा भी जानिए, अगर क्या होगा, जैसे इस रूम में ना कम मात्रा में अगर कोई डाल के जाता है मेथिलीन क्लोराइड तो ये प्रॉब्लम्स, अगर और अधिक मात्रा में डाले तो प्रॉब्लम्स और अधिक, और इन सब प्रॉब्लम के साथ साथ और क्या हो जाता है कि आपको चक्कर आएगा, चक्कर के साथ साथ मितली आने लगती है, हाथ पैर की अंगुलियों में सनसनाहट होने लगती है। इसके अलावा भी क्या होते हैं,
जड़ता, इन सब के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी आपको अगर कैसे पता चले कि आप किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसी फैक्ट्री के पास से गुजरे या वहां खड़े हुए कि वहां खड़े होने के साथ ऐसा आपको लगा यार मुझे चक्कर आ गया, चक्कर के साथ साथ मितली भी आपको आ रही है, मितली के साथ साथ आपके हाथ और पैर की अंगुलियों में सनसनाहट आने लगी, तो समझ जाइए कि इस वायु में क्या मिला पड़ा है, मेथिलीन क्लोराइड, अर्थात वहां से आपको निकल लेना होगा, अन्यथा आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होगा। जितने भी हानिकारक इफेक्ट होते हैं इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जान लीजिए, या जितने टेररिस्ट, जितने भी प्रकार के या जितने टेरर अटैक होते हैं, बम विस्फोट, सब में केस में इसी केमिकल का ही इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसमें भी किसका रिस्पॉन्सिबल है, इसी केमिकल ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक प्रकार का जैविक बम था, ये एक प्रकार का क्या था, जैविक बम था, जो कि गलती से क्या हो गया, गलती से ही लीक हो गया, क्योंकि उन्हें तो जानबूझ के कहीं दूसरी जगह लीक करना था, लेकिन गलती से ही उनके लैब में लीक हो गया, जिसकी वजह से वहां भी प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये समझ लीजिए ये सब क्या है, केमिस्ट्री। इसीलिए केमिस्ट्री जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। तो इसमें आप लिखिएगा, पॉइंट बना करके लिखिए, इसकी वायु में अधिक मात्रा के कारण, इसकी वायु में अधिक मात्रा के कारण चक्कर आना, कामा मितली आना, चक्कर आना, कामा मितली आना, कामा हाथ पैर की अंगुलियों में सनसनी, हाथ पैर की अंगुलियों में सनसनी एवं जड़ता। जड़ता मतलब क्या, जैसे भारीपन, क्या लगेगा, भारीपन, सनसनी एवं जड़ता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब इसके जो है पहचान करने का तरीका है, किसके, मेथिलीन क्लोराइड के में सनसनी एवं जड़ता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखे रहिएगा, किसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया, मेथिलीन क्लोराइड के बारे में जानकारी लिए। मेथिलीन क्लोराइड के प्रिपरेशन, फिजिकल और इसके यूजेज के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। यूज की बात किया जाए तो यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, इसका उपयोग, जो कि इससे हम लोग स्वयं बच सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसी साल अभी जल्द ही हाल ही में क्या हुआ, देखा होगा विशाखापट्टनम एक फैक्ट्री, उसमें भी किसका, एक गैस जो होती लीक कर गई थी, उसमें भी न जाने कितने लोग मर गए। भोपाल त्रासदी जब आई थी उसमें भी क्या हुआ था, गैस लीक कर गई थी, तो उसमें कौन सी गैस लीक की थी, मेथाइल आइसोसाइनाइड। अब ये जो विशाखापट्टनम में लीक हुआ था, मैं भूल गया कौन सी गैस है, देख लेना कि कौन सी गैस के रिसाव हुआ था, प्रेजेंट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो भी गैस, अर्थात ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, बहुत ही खतरनाक होते हैं। अर्थात केमिस्ट्री आपके लिए खतरनाक है, दैनिक स्वास्थ्य के लिए, और मौजूदा समय में देख रहे हैं आपको एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी खतरनाक होती है। स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा अगर भय होता है तो किसको, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से भय होता है तो रिएक्शन से। और उम्मीद करिएगा कुछ ही दिनों में मैं आपको वीडियो दूंगा कि जिसकी वजह से आप चुटकी बजा के रिएक्शन चालू करने लगो। ये आप जान लीजिएगा, आपका सारा भय रिएक्शन वाला, देखिए मैं रिएक्शन वाला भय दूर कर सकता हूँ, बाकी जो इससे आपदा आती है उससे केवल बचा जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कभी भी गलती होगी तो वो आपदा आना तय है, उसका हार्मफुल वो अपना दिखाएगा। और लेकिन हाँ, जो रिएक्शन की प्रॉब्लम्स है, कन्वर्जन अभिक्रिया कैसे होती है कि हम इसको एल्केन को एल्काइन में कैसे चेंज करें, एल्कोहल को ईथर में, ईथर को एल्कोहल में, अमीन को एसिड में, एसिड को अमीन में, ये सब रिएक्शन कैसे होती है, या कैसे ये सब रिएक्शन कैसे प्राप्त करो, या क्या होता है जब टाइप करके रिएक्शन का क्वेश्चन जो आता है, ये सब विश्वास करिए
मैं जब सिखाना आपको शुरू करूंगा ऐसे चुटकी बजा के अगर ना चालू करे तो फिर कहना। तो यहाँ पर आने के बाद तो मेथिलीन क्लोराइड की बातें समाप्त होती है, इसके कंपाउंड। अब जो हम लोग पॉलीहेलोजन कंपाउंड के बारे में जानकारी लेना है, उसमें ट्राईहेलोमेथेन, किसके बारे में, ट्राईहेलोमेथेन के बारे में जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोग रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखिए, ट्राईहेलोमेथेन। रोमन नंबर 2 की लिखिएगा ट्राईहेलोमेथेन। पॉलीहेलोजन कंपाउंड का हम लोगों ने जो पहला पार्ट पढ़ा मेथिलीन क्लोराइड पढ़ा, अब जो हम लोगों को दूसरा पार्ट पढ़ना है वो किसके बारे में, मेथिलीन क्लोराइड नहीं, ट्राईक्लोरोमेथेन, ट्राईहेलोमेथेन के बारे में जानकारी लेना है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने लिख दिया होगा। रोमन नंबर 2 की बात है, ट्राईहेलोमेथेन। अब बात समझे कि ट्राईहेलोमेथेन किसे कहते हैं। मेथेन के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न, मेथेन के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न को ही हैलोफॉर्म कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, जिस समय आप अंशाल्व की बातें करोगे आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अंशाल्व 2015 सेट नंबर 4 के बहुविकल्पीय के तीसरे क्वेश्चन में ये बातें आपको दी गई है कि ट्राईहेलोमेथेन में जो आपसे पहचानवाया गया था कि मेथेन किसे कहते हैं, कि हैलोफॉर्म करके ऐसा क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था, वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो ट्राईहेलोमेथेन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। तो बातें सुनिए, मेथेन के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न, मेथेन के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न, मेथेन के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न हैलोफॉर्म कहलाते हैं। और हैलोफॉर्म का सामान्य सूत्र CH(X3) होता है। इसका सामान्य सूत्र CH(X3) होता है। मेथेन के देखिए एक कार्बन तो में सिंगल बॉन्ड, तो ये मेथेन के 3 है तो ट्राई क्या है 3 हैलोजन, मेथेन के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न यानी इससे जो बनेगा उसी को व्युत्पन्न, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राईहेलोमेथेन कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH(X3) होता है। अब बातें सुनिए, यदि इसी X के स्थान पे आप Cl लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, यदि यहाँ क्या लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। CH(Br3), अगर यहाँ पे आपने Br लगा दिया तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रोमोफॉर्म कह देते हैं। इसके अलावा CH(I3), तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, आयोडोफॉर्म। इससे क्या कह देते हैं, आयोडोफॉर्म होता है। X के स्थान पे Cl आएगा तो क्लोरोफॉर्म, Br आएगा तो ब्रोमोफॉर्म, I आएगा तो इसे क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म कहते हैं। यही सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हैलोमेथेन। इसे क्या कहेंगे, हैलोमेथेन कहेंगे। तो लिखिएगा, हेडिंग के नाम पे हम लोगों ने लिख दिया है ट्राईहेलोमेथेन। ट्राईहेलोमेथेन कहते किसे हैं, इसे हम लोगों ने पूरी तरीके से समझ लिया है। अब इसके अंतर्गत लिखिए, मेथेन के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न, मेथेन के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न, मेथेन के ट्राईहेलोजन व्युत्पन्न हैलोफॉर्म कहलाते हैं, हैलोफॉर्म कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र, CH(X3), इसका सामान्य सूत्र CH(X3)
होता है। सामान्य सूत्र CHX3 होता है। ये देखिए, और एक बात जानिए, ये सब जितना यहाँ लिखा ना सारा नोट कर लीजिए। X के नाम पे Cl तो क्लोरोफॉर्म, Br तो ब्रोमोफॉर्म, I तो आयोडोफॉर्म। दर्शा दीजिए सर। अब बातें सुने। उम्मीद करते हैं कि इससे आप लोगों ने दर्शा ही दिया होगा। हटाते हैं। नेक्स्ट अब आप लोग हेडिंग लिखिएगा हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हेडिंग लिखना आप लोगों को हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब बातें सुनिए कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो इस साल के लिए जानते हैं, अलग अलग सेटों में पूछी गई तो अलग बात है। अपने यहाँ जो एग्जाम हो रहा है, इधर के जो सेट आ रहे हैं पिछले 2 सालों से मैंने इसे देखा नहीं है। इस साल के लिए मेरा अपना मानना है कि ये रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। ये बात ध्यान में रखे रहिएगा। और दूसरी बातें हैं, इससे संबंधित कभी ना कभी इससे संबंधित लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। इसे हम लोग केमिस्ट्री में लगभग 5 से 6 जगहों पर पढ़ेंगे। लगभग इसे हम लोग 5 से 6 जगहों पर पढ़ेंगे। यहीं पर इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी ले लेंगे कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है, कौन प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनता है। साथ ही साथ इसे जैसे कि कैनिज़ारो अभिक्रिया मैंने टॉपिक वाइज जब करके उसमें 2 टॉपिक ऐसे ही डाल दिए थे। कैनिज़ारो पढ़ाए थे ना, तो कैनिज़ारो आपको रटना नहीं पड़ा था। कैनिज़ारो से जितनी इच्छा सवाल बना तो चुटकी बजा के ना हुआ तो आके मिलो, एक लाइन आपको रटना नहीं पड़ा था। ठीक उसी प्रकार ये जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया है मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें आपको एक लाइन भी याद नहीं करवाऊंगा और ऐसे ही चुटकी बजा के हैलोफॉर्म से संबंधित जितना क्वेश्चन पूछा जाता है इमीडिएट अगर आप नहीं कर दिए तो फिर मुझसे बताना। ये मान के चलिएगा सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, काफी कुछ बातें आपको मिलेंगी। तो ये जो भी इससे संबंधित पूछा जाएगा रिएक्शन इसकी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन आज यहीं पे अपनी बातों की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो ही इसे सिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।